नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम अब बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स की। जी हां, इस समय पूरे देश में जिस बात की चर्चा है वो एक फिल्म के इर्द गिर्द है। नाम आप जानते ही हैं, द कश्मीर फाइल्स। कहा जा रहा है कि 1990 के वक्त को दिखाने वाली ये फिल्म कश्मीर में वहां रहने वाले पंडितों पर अत्याचार और उसके बाद घाटी से पलायन का सच बताती है। आज इसी पर होगी हमारी चर्चा और आज चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, राजनीतिक विश्लेषक आगा सैयद रहुल्ला मेहदी, कश्मीरी पंडित सुशील पंडित साहब, सामाजिक कार्यकर्ता याना मीर और वकील और कश्मीरी सोशल एनालिस्ट इरफान हफीज लोन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा हमने कहा, इस पूरी फिल्म या उससे जुड़े विवाद कह लीजिए या उससे जुड़ी चर्चा कह लीजिए, उसके कई पहलू हैं। एक अपने आप में फिल्म है, फिर उसके आसपास राजनीतिक बयानबाजी है और फिर वो दर्शक हैं जो फिल्म देखने के बाद अपनी अपनी राय बना रहे हैं। तो इस पूरे पर्सपेक्टिव को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी। मैं शुरुआत करूँ इसमें सुशील पंडित साहब से ही, क्योंकि आप कश्मीरी पंडित भी हैं, आपने वो दौर भी देखा है। सुशील जी, दो राय बटी हुई है। हालांकि आप, चूंकि मैं आपसे एक निष्पक्ष जवाब चाहूंगा यहाँ पर कि आपने वो वक्त भी देखा है, वो कश्मीर के हालात भी देखे हैं और उम्मीद कर रहा हूँ ये फिल्म भी देखी होगी। क्या वाकई में ये एग्जैजरेटेड है, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाई गई है, या ये सच है और ये अब तक उस रूप में सामने नहीं आया था जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अब इस फिल्म के जरिए ही सही लेकिन देश जान रहा है या दुनिया जान रही है? विपिन जी, बढ़ा चढ़ा के दिखाना तो दूर की बात है, यह उस सच का भी एक अंश मात्र है। अगर ये पूरा दिखाया जाता तो कितना दहलते लोग। मैं ये सोच सोच कर कई बार हैरान होता हूं कि इतने से सच में दुनिया में इतनी खलबली है और इतना पाखंड हो रहा है। इस 2.5-3 घंटे की फिल्म में आप 32 सालों का सच कितना दिखा पाएंगे? क्या क्या दिखा पाएंगे? ये तो सिर्फ उस मटकी में से 4 चावल के दाने देख करके कि पक गए हैं कि नहीं, वो वाली बिसात है। कश्मीर का जो पूरा सच है, जिसकी बारे में बार बार आग्रह किया जा रहा है, उसे देख पाना, सुन पाना तो एक अलग बात है। उसको जानने के लिए उसको जीना पड़ेगा, जो किसी के बस की बात नहीं है और मुंह चलाने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। गुस्सा इस बात पर आता है कि एक तो 32 साल लग गए छन छन के आने में इस थोड़े बहुत सच को भी, और फिर उसके बाद भी ऐतराज है। पश्चाताप कहीं नहीं है, क्षोभ कहीं नहीं है, इस बात के लिए क्षमा याचना कहीं नहीं है। इस बात पे दुख होता है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि अंश मात्र है और उसके बाद बहुत कुछ है जो दिखाया नहीं गया, और बाकी आपने कहा कि 32 साल की कहानी को नहीं दिखाया जा सकता 2.5 से 3 घंटे में। इरफान हफीज लोन साहब, एक पक्ष इसका ये है और जिन पे गुजरी है नो डाउट वो ज्यादा बेहतर इसको समझते हैं, जानते हैं और उनका एक अपना नजरिया है, लेकिन क्यों इतना विरोध है फिर कुछ लोगों की तरफ से इस फिल्म को लेकर? देखिए विपिन जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, जो 1990 में जो हमारे कश्मीरी पंडित जो उनके साथ हुआ, हम समझते हैं वो काबिले मजम्मत है और सबकी ओर से ये मांग है कि जिन्होंने भी इनके साथ ज्यादती की हो उनको सजा मिले। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हर कश्मीरी, हर इंसान ये इसकी मांग रखता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे सुशील पंडित जी ने कहा कि 32 इयर्स का जो पूरा सच है वो सामने आना चाहिए। और जब हम पूरा सच कहते हैं, हम उसमें ये बात कहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ इसमें सहमत होंगे कि जो कश्मीर में पिछले 32 इयर्स जो हुए, उसमें हमेशा इंसानियत, मानवता का कत्ल हुआ। और आपको ये मालूम होगा कि जितने भी लोग यहाँ हजारों में मारे गए, सिविलियंस की मैं बात कर रहा हूँ खुसूसी तौर, उसमें से 1% हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मारे गए, और 99%
जो मुस्लिम समुदाय से लोग थे वो भी गोली के शिकार हो गए। मेरे वालिद साहब वो भी इसके शिकार इन हालातों के। इसी तरीके से हर परिवार का कोई ना कोई इससे शिकार हुआ। उसका अर्थ ये है कि यहां पर जब पूरा सच आप देखेंगे, हमें इस जो इन्होंने पीड़ा देखी है, हम कहते हैं कि हम सब ने पीड़ा देखी। अगर आप यहाँ के इस पूरे समुदाय को ये कहेंगे कि वो इसमें शामिल थे, उस पे हमें आपत्ति है, क्योंकि आपने देखा और हमारी ये आपत्ति है कि पूरा सच दिखाया जाए। जैसे मैंने कुछ दिन पहले लगातार ये कह रहा हूं कि विपिन जी ये बात सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बात है, मैं इसके बाद मुकम्मल कर रहा हूं कि कुछ महीने पहले श्रीनगर में एक हैदरपोरा एनकाउंटर हुआ जिसमें एक निर्दोष शहरी भी मारा गया जो पुलिस ने कहा, और दूसरा एक डॉक्टर साहब भी मारे गए। और उसके बाद उनके परिवार ये मांग कर रहे थे कि हमें उनकी लाश दी जाए। आप अंदाजा करिए कितना ब्रेजन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का उल्लंघन है कि हमें बाप की, छोटे बच्चे कह रहे थे हमें बाप की लाश दी जाए। और उसी तरीके से आपने देखा श्रीनगर में गांव कत्ल, निर्दोष लोग जो मारे गए 100 ज्यादा, सोपोर में नरसंहार हुआ, हंदवारा में हुआ, कुनन पुष्पोरा में महिलाओं के साथ ज्यादती हुई। और हम कहते हैं कि जो सुशील जी ने कहा पूरा सच सामने आना चाहिए। कश्मीरी पंडित, चाहे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से मेजॉरिटी से इंसानियत का कत्ल हुआ है, इसमें जो भी लोग दोषी हो उनको सजा मिले, सबको इंसाफ मिलेगा। अगर आप सिर्फ कहें कि एक पर्टिकुलर समुदाय ने सफर किया, मैं उससे सहमत नहीं हुआ। बहुत कश्मीरी लोग हैं जिन्होंने भी पलायन, मुस्लिम समुदाय से भी पलायन किया। बाकी हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है उन्होंने सफर किया, आज की डेट में वो बहुत सारे यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे सामाजिक संबंध है। और जो ये आग जहर फैलाया जा रहा है, हमें उससे आपत्ति है। जहर फैलाया जी तो लोन साहब आपका कहना ये है कि इसमें जी क्योंकि ये तो बहुत वृहद है टॉपिक, फिर तो शायद हर चीज पे एक पिक्चर बने, और कुछ दूसरी भी पिक्चरें बनी हैं जिन्होंने वो पक्ष भी दिखाया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन और विस्तार से इस पर हम बातचीत करेंगे। मैं अपने जो राजनीतिक मित्र है उनको जी हम बातचीत करेंगे। अगर जो भी हुआ उसमें हम सब ने मुसीबत देखा, और आज भी जो कश्मीरी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है लोन साहब, उस पे बातचीत करते हैं आगे, अभी बहुत लंबा समय है। गुरदीप सप्पल साहब, कांग्रेस की तरफ से भी इसमें कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब मैं ये समझना चाहूंगा कि आपका इतराज फिल्म को लेकर है या उसके इर्द गिर्द इस समय जो बात हो रही है, मसलन कि भाई जाइए ये फिल्म देखिए, इसी में इसमें पूरा सच है जो सामने आया है, और बीजेपी ने भी इसको इंडोर्स किया, वहां आपको तकलीफ है? विपिन जी, दो अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा है जो कश्मीरी पंडितों पे वहां जुल्म हुआ, और एक मुद्दा है इस फिल्म का राजनीतिक संदेश। हम दोनों को जोड़कर बहस नहीं कर सकते हैं। ये बात सच है कि कश्मीर में जो पंडित समुदाय था उन पे उस वक्त बहुत जुल्म हुए थे, उनको घाटी छोड़नी पड़ी थी, इस बारे में तो कोई बहस हो नहीं सकती है। और उसको अगर कहीं भी दिखाया जाता है, चाहे इस फिल्म में चाहे किसी और फिल्म में, वो एक सच्चाई अलग बात है। सवाल ये बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है। हम उस बात पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए खुद फिल्म में बताया गया, जो बात सच है कि पहली हत्या कश्मीरी पंडित की जो हुई थी वो जस्टिस नीलकांत गंजू की हुई थी 8 नवंबर 1989 को। 8 नवंबर 1989 को उस वक्त देश में क्या हो रहा था? उस वक्त देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जिसके 2 हफ्ते बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे बीजेपी के समर्थन से। और मामला बिगड़ा कब? मामला बिगड़ा तब जब रुबैया सईद का अपहरण हुआ था 8 दिसंबर 1989 को। पहली हत्या हुई 8 नवंबर को और अपहरण हुआ 8 दिसंबर को, जिसमें भारत की सरकार ने घुटने टेके थे। तब उसके बाद जो कहर शुरू हुआ, 1 महीने के अंदर वो माहौल बन गया था जिस माहौल का चित्रण ये फिल्म करने का दावा करती है, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को वहां से जाना पड़ा। और उस वक्त सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की, बीजेपी समर्थित थी। उस वक्त उस सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया गया था। और ये बात आज क्यों आ रही है 32 साल बाद? क्योंकि कोशिश हो रही है उस वक्त के इतिहास को भुलाने की। मैं आपको कोट करूंगा और आप मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। कोट करूंगा, उसके फौरन बाद जब लोकसभा की बैठक हुई और इस पर चर्चा हुई, तो राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में ये बात कही कि समस्या ये है कि ये सरकार जो वीपी सिंह की है वो आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट है,
और मैं भाषण से पढ़ के सुना सकता हूं आपको। उन्होंने ये कहा था कि भाई आपको टेररिज्म पे टफ होना पड़ेगा। एक मिनट सर, नहीं आप ही की बात, आप ही बोलिएगा, आप ही की बात, पूरी बात नहीं, एक मिनट ले रहा हूं, आप बोलिएगा, आप ही की बात, टीवी की सीमाएं मालूम है। देखिए सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे सप्पल साहब सुनिए तो सही, आप ही से सवाल कर रहा हूं। अब आप हम दो जने तो संवाद कर ही सकते हैं ना। आप कह रहे हैं दिसंबर में सरकार बनी है वीपी सिंह साहब वाली, और जनवरी की ये घटना है, उससे पहले कौन था वहां पर? हाँ, यही बता रहा हूं। और ये उससे पहले कौन था देश में? सुनिए, पहली घटना 8 नवंबर को हुई है, जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। उसके 15 दिन बाद वीपी सिंह की सरकार वीपी सिंह चुनाव जीत गए थे, 15 दिन बाद सिर्फ। उसके पहले कोई घटना नहीं हुई थी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ। 8 नवंबर को पहली किलिंग हुई है, और यही बात राजीव गांधी जी ने अपने भाषण में बोली थी। ये क्यों हुआ 2 महीने के अंदर? ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत की सरकार ने रूबिया सईद मामले में घुटने टेक दिए थे। यही बीजेपी समर्थित सरकार थी, और उन्होंने लोकसभा में बाकायदा बोला कि आप आतंकवाद के खिलाफ सॉफ्ट होकर, देखिए आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं देखिए, अच्छा बोल लीजिए, ठीक है बोलिए, आप बोलने दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। उस समय कांग्रेस पार्टी का राजीव गांधी का भाषण है लोकसभा के अंदर, जिसपे किसी को आपत्ति नहीं थी कि सरकार ने आतंकवाद के आगे घुटने टेके हैं। रूबिया सईद कांड के अंदर जो उन्होंने घुटने टेके थे, उसकी वजह से माहौल बिगड़ा था, जिसकी वजह से लोगों को विश्वास उठ गया कि सरकार उनकी सुरक्षा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और रातों रात जी, और आप कह रहे हैं कि रातों रात ये निर्णय हो गया कि अब कश्मीरी पंडितों को भगाना है, अब किसी का डर नहीं है। और उससे मेरे ख्याल से 18 तारीख को ही, जो मैंने पढ़ा इतिहास, 18 तारीख को ही अब्दुल्ला साहब वहां पर कुर्सी छोड़ के चले गए कश्मीर की, और उससे पहले एकदम बिल्कुल अमन चैन था। सर कहां की बात कर रहे हैं? 10 साल से ये सिलसिला चल रहा था जो पीक आउट कर गया। अच्छा चले, नहीं अब मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता, आपके पास आऊंगा। तुहिन सिन्हा साहब, चलिए नहीं जवाब भी तो ले आपका। तुहिन सिन्हा साहब, यहाँ पे आरोप यह है कि सरकार ऐसी थी जिसमें समर्थन बीजेपी का था, और उसी वक्त सब कुछ लूज हो गया। देखिए नमस्कार, देखिए विपिन जी, कांग्रेस और सत्य का यदि कोई सरोकार होता तो कांग्रेस की आज देश में ये दुर्दशा नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कश्मीरी पंडितों का पलायन पिछले 700 सालों से टुकड़ों में चलता आ रहा था। सिकंदर शाह के समय हुआ था 1389 से 1413 के बीच, फतेह शाह के समय हुआ था 1505, औरंगजेब के समय हुआ था। लेकिन आजादी के बाद इसको रोका जा सकता था। कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार की जो एक विचित्र साठगांठ थी, अरे 1953 में नेहरू को पता चल गया था शेख अब्दुल्ला की हकीकत, 10 साल जेल में रखा, वापस बहाल कर दिया। यही हुआ था 1984 से। ध्यान से सुनिए, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं। 1984 से काउंटडाउन शुरू हो गया था इस मैसेकर का, जब इंदिरा गांधी ने रातों रात एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को हटाकर उन्हीं के करप्ट बहनोई जीएम शाह को वहां का सीएम बनाया था। तब से फारूक अब्दुल्ला जो 1982 में प्रो इंडिया बातें करते थे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा थी कि वो इंडिया के नेता बने, रातों रात उन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फ्लर्टेशन शुरू किए। उसके बावजूद राजीव गांधी ने एक बार फिर रातों रात उनसे साठगांठ की 1986 में, और 1987 का जो इलेक्शन था उन्होंने पूरी तरह रिग किया। That was the turning point। जो मुस्लिम यूनाइटेड लीग उस वक्त तक एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखी जा रही थी, रातों रात वो धमकियां देती थी। 1989 की बात कर रहे हैं सप्पल साहब, मैं जानता हूं ऐसे परिवारों को। आइए मैं आपकी बात आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। 1988 और 1989 में जिन्हें धमकियां मिली और जो पहले छोड़ चुके थे, हाँ सारे नहीं छोड़ सके क्योंकि उनको परवाह थी अपने घरों की, लेकिन ये क्रम 1984 से चला रहा और 1987 के जो रिग्ड इलेक्शंस थे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसके बाद ये काउंटडाउन लगभग इमिनेंट हो गया था। इसलिए कांग्रेस को आज अपने गिरबान में झांकने विपिन जी, सर आपने बोला, बोलने तो दीजिए उनको। पर लिपापोती का मुझे तो बोलने नहीं दिया था ना। नहीं आपने नहीं, फिर हम टाइमर लगा लेंगे। आपने काफी देर बोला है सर, बोलने दीजिए, फिर आपको मौका दे दूंगा। अभी बहुत लंबी है, बहुत समय है, आप उन्हें बोलने दीजिए। जवाब आप नहीं लेंगे, टोक देंगे तो नहीं चलेगा। मैं तो सीमा का ध्यान रखता हूँ कि मुझे कितना वक्त बोलना है, मैं तो चीज को समझता हूँ। सप्पल साहब, मैं भी शो करता हूँ रोज, मुझे अंदाजा रहता है कौन कितनी देर बोला। आपसे अभी कम ही बोले तो जवाब पूरा करने दीजिए, फिर आपका जस्ट एक वाक्य में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक वाक्य में अपनी बात में रख दो। देखिए, जिस बॉलीवुड के एवज में
ये कांग्रेस सच पर लिपापोती की काम करती थी, आज वो बॉलीवुड कांग्रेस के हाथ से बाहर निकल गई है। आज वो बॉलीवुड भी जानती है कि अगर बॉलीवुड में पैसे कमाने हैं तो सच बोलने पड़ेंगे। करण जौहर आज परेशान है, अक्षय कुमार की फिल्म नहीं चल रही है कश्मीर फाइल्स के आगे, और यही कांग्रेस के मुख्य तौर पर बौखलाहट का कारण है। जी ठीक है, मैं आपके पास सफल साहब आता हूं, लेकिन याना मीर है। नहीं, मेरे को सारे मेहमानों को लेना पड़ता है। याना मीर, ये फिल्म अपने आप में एक है जो एक कहानी बता रही है, और उसके इर्द गिर्द अब भयानक सियासत शुरू। आपने देखा अभी किस तरह की बातचीत यहां पर हो रही है। क्या यह कहानी उस हद तक चीजों को सही तौर पे बयां करती है? सियासत अलग बात है, क्योंकि जहां भी ऐसी चीजें होंगी सियासत वहां घुसती है, लेकिन कहानी का सच क्या है? देखिए, इट इज ऑब्वियस, किसी की कही सुनी में या किसी मूवी की भी हमें जरूरत नहीं है टू अंडरस्टैंड क्यों इतने सारे पंडित रातों रात वहां से निकल गए। और पंडित ही निकले, ठीक है, कुछ मुसलमान जो वतन परस्त थे वो भी निकले थे, आई विल टेल यू दैट, लेकिन क्यों इतने सारे कश्मीर, चाहे वो पंडित हो या कुछ मुसलमान भी हो वतन परस्त, क्यों इतने सारे रातों रात अपना घर परिवार छोड़ के घर को छोड़ के परिवार को लेके जाके माइग्रेंट कैंप्स में रह रहे थे, तपती धूप में वहां पे रह रहे थे, क्यों इतने सारे? और वो सारे FIRs मिसिंग पंडितों की, जिनके रेप्स हुए, जिनको मारा गया, उन सब की FIRs, वो सब क्या झूठी है? क्या मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी झूठी है? क्या ये मतलब ये सब हमारे लिए काफी नहीं कि हमें एक मूवी की जरूरत पड़ी? चलिए, जब एक मूवी सच बोलती हुई आ गई पर्दे पे, ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि इसमें जो नेशनलिस्ट कश्मीरी मुस्लिम्स थे, जो वतन परस्त मुस्लिम, जिन्होंने इनकी मदद की या तो एस्केप करने के लिए या इनको छुपा के रखा, या ऐसे भी जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई थी, उनके बारे में कुछ नहीं दिखाया इसमें। इसके लिए मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन आई टेल यू वन थिंग, आज जब विवेक अग्निहोत्री इज अ हिंदू, जब उसने अपने हिंदू भाइयों के लिए एक मूवी बनाई जिसमें ये सारे टेररिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो कश्मीर में जो टेररिस्ट आए थे उनकी वजह से हुआ, ठीक है, जो JKLF स्पॉन्सर, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर JKLF के ट्रेंड टेररिस्ट थे, उनकी वजह से हम पे ये खुले में बोल रहे हैं कि टेररिस्ट ने हम पे ये जुल्म किए। जिस दिन कश्मीरी मुसलमान भी खुले में बोलने लगे कि इन्हीं टेररिस्ट ने हम पे भी जुल्म किए, उस दिन कोई कश्मीरी मुसलमान भी उठ के क्या उनको क्या मनाही है कि बॉलीवुड में वो फिल्में बनाए? क्या मुस्लिम फिल्म डायरेक्टर्स नहीं है क्या बॉलीवुड में? वो भी तो बना सकते हैं कश्मीरी नेशनलिस्ट मुस्लिम्स कैसे सफर हुए उनके ऊपर। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि कश्मीरी पहले, जो मुसलमान यहाँ पे रहते, पहले वो अपनी आवाज उठाए और बोले कि जो हो रहा है वो टेररिज्म की वजह से हो रहा है। ये तो उनको टेररिस्ट बोलते ही नहीं, कभी उनको फ्रीडम फाइटर बोलते, कभी रेबेल्स बोलते, कभी मिलिटेंट्स बोलते हैं। आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बशीर अहमद साहब जो बेचारे क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी, वो आपको याद होगा वो हादसा, जब एक छोटे उनका जो पोता था उस तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप क्या कहना चाह रही हैं? आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर वो हिस्सा भी डाला होता तो फिल्म ज्यादा बैलेंस्ड होती है, ये आप कहना चाह रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, लेट मी कम टू दैट। आपको वो किस्सा याद होगा जब बशीर अहमद साहब एक बुजुर्ग आदमी थे, वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए, उनका पोते को उनकी बॉडी पे जाके बैठ गया। वो वाले इंसिडेंट में उनकी पत्नी, जो खुद SHO है, पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने ब्लेम किया इंडियन फोर्सेस को, लेकिन उन्होंने एक बार अपने मुंह से नहीं बोला कि टेररिस्ट की वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई। फाइनली वो चुप हो गई। पहले वो इंडियन फोर्सेस को ब्लेम करी थी, फिर जब उनको प्रूफ मिला वो चुप हो गई, लेकिन चुप होने के बाद भी शी डिड नॉट से कि मेरे हस्बैंड को टेररिस्ट की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई। सेम वे ऐसे बहुत सारे, ये बाबर कादरी की जब मौत हुई, उनकी माँ ने पहले आर्मी वाले को ब्लेम किया, उसने कहा जिसने मेरे बेटे को मारा उसका जो हेयर कट था वो आर्मी वाले जैसा। जब उनको प्रूफ मिला कि वो आर्मी वाला नहीं था, वो चुप हो गई, लेकिन अपने मुंह से एक बार भी नहीं बोला कि टेररिस्ट की वजह से मेरे बेटे की जान गई। जिस दिन ये अपने मुंह से बोलेंगे कि हमारे बच्चे जो मरते हैं, जो पुलिस में है, जो आर्मी में, मेरे भाई जो मरते हैं, वो टेररिस्ट की वजह से मारे जा रहे हैं, जिस दिन इन्होंने मुंह खोल के बोला, इनके ऊपर भी मूवी बनेगी कि कितना खून कश्मीरी मुसलमानों का भी बहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, जो फैब्रिकेटेड है, जो पाकिस्तान ने रेडिकलाइज करके लोगों को जो ट्रेनिंग दे के वहां से पार से यहाँ भेजा, लोगों को यहाँ दहशतगर्दी लोगों के बीच में फैलाने के लिए। जिस दिन कश्मीरी मुसलमान बोलेगा उन पर भी मूवी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? उन पर भी तो मूवी बनेगी। मैं बोल रही हूँ ये पंडितों की सच्चाई है। अगर मुसलमानों को इस सच्चाई से इतनी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने ऊपर भी एक मूवी बनाओ, किसी ने रोका नहीं है। मैं आपका पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन शायद हमारी बातचीत से थोड़ा अलग। आपका वो कहना ठीक है कि वहां पर मुस्लिम भी सफर कर रहा है, वो मुस्लिम जो पुलिस में है, वो मुस्लिम जो वतन परस्त है, उसको भी एक टेररिस्ट की गोली लगती है, उसकी भी जान जाती है, और उसको कौन दिखाएगा, उसको कौन बताएगा? नहीं, वो कहानियां भी हम तक पहुंचती है। ऐसा नहीं कि वो कहानी हम तक नहीं आती या वो सच्चाई हम नहीं जानते।
कि 8 दिसंबर था, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बात है कि ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा हुआ है कि रातों रात एक सरकार के बदलने से आप कह रहे हैं कि सब कुछ बदल गया, और उसके पहले बिल्कुल सब कुछ अच्छा था, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अब आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बिल्कुल, आप ही का टर्न। हाँ, क्योंकि पिछली बार आपने मेरे को बात पूरी नहीं करनी थी। अरे सर गलत बात मत बोलिए, आपने खूब बोला था। अब मैं इस बार टाइमर लगा लेता हूं, आप बोलना शुरू कीजिए। देखिए, पहली बात, रातों रात स्थिति नहीं बिगड़ी थी, कई साल से आतंकवाद चल रहा था। स्थिति विकराल हुई रुबैया सईद के अपहरण के बाद, जब उस सरकार ने, जो वीपी सिंह की सरकार थी, जो बीजेपी समर्थन से चल रही थी, 5 जेकेएलएफ के आतंकवादियों को छोड़ा था। उसके बाद स्थिति इतनी विकराल हुई थी कि एक्सोडस हुआ था। पहली बात। दूसरी बात, ये मत बोलिए कि पिक्चर नहीं आई थी, सच किसी ने नहीं जाना था। गलत बात है। इस देश में हर एक को पता है कि वहां पे क्या हुआ था, और इस बीच में 32 साल बीते हैं। 32 साल में तो ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि तब है, लेकिन उसके बाद शायद 1.5 साल के अंदर के बाद नरसिंह राव साहब की सरकार आई थी, बदल देते आप सब कुछ तब। नहीं, आप मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा। ऐसे कैसे आप बिल्कुल काट देंगे? आर्ग्यूमेंट तो पूरा होने देंगे मेरा। आप मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करने देंगे। उन्होंने इतनी बातें बोली, मैं चुप रहा ना। मैं कर रहा हूं ना सर बात। ये राहुल जी को पूछिए कि पिछले 32 साल में 27,000 जो आतंकवादी मारे गए, वो इसी सच के कारण तो मारे गए थे जो वहां पे जुल्म हो रहा था, जिसमें से 12,000 कांग्रेस के राज में आतंकवादी मारे गए थे। लड़ रहे थे वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट। और जो आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन आज ही दुल्लत साहब, एएस दुल्लत, जो रॉ के चीफ थे और 1990 के अंदर आईबी के चीफ थे कश्मीर के अंदर, आज ही उन्होंने ये बात को दोहराया है ना कि रुबैया सईद के अपहरण से स्थिति बिगड़ी। और उस दिन फारूक अब्दुल्ला ये कहते रहे बीजेपी समर्थित सरकार को कि आप जेकेएलएफ के आतंकवादियों को रिहा मत कीजिए, मामला बिगड़ जाएगा। तो उनको कहा हम आपको डिसमिस कर देंगे, लेकिन इनको रिहा कीजिए। यही बात IC 814 के टाइम पे भी हुई, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, और बोला कि हम 3 आतंकवादियों को रिहा कर रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद को केवल छोटी नजर से मत देखिए। वहां पे जो भी सरकार रही है, उसके दौरान आतंकवादियों से लड़ा गया। मैंने बताया 27,000 आतंकवादी मारे गए इस बीच में। 27,000 मोदी जी के राज में 1400 मारे गए हैं उनमें से, और कांग्रेस के राज में 12,000 मारे गए हैं। लड़ाई की है वहां पे, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर आप केवल इसको राजनीतिक टर्न देना चाहते हैं बीजेपी के हिसाब से, जिसने कि 2-2 बार आतंकवादियों को छोड़ा है, 2-2 बार, एक बार नहीं, 2-2 बार, रुबैया सईद के टाइम पे और IC 814 की हाईजैकिंग के बारे में, वो दूसरों को ये ज्ञान आज देना चाहते हैं फिल्म के माध्यम से कि दूसरे लोग लड़ नहीं रहे थे वहां पे, दूसरे लोग लड़ रहे थे और कश्मीरी पंडितों के साथ भी है। इसीलिए जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कश्मीरी पंडितों के लिए पैकेज लाए थे। पैकेज, उस पैकेज में राशन भी था, उस पैकेज में 12,500 10,000 रुपए का महीने का मदद भी थी, जिसको मोदी जी ने 10 साल बाद अब 12,500 कर दी है। यही सच है ना। और वहां पे लोगों के लिए घर बनाए गए थे, टाउनशिप बनाई गई थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, इनके टाइम पे भी बनी है। हमारे टाइम पे 5,900 घर बने थे, इनके टाइम में 1,000 घर बने हैं। हमारे टाइम पे 2,000 लोगों को से कोई हाथ नहीं मिलाता ना सर। इस टाइम पे कोई यासीन मलिक से इसका भी जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। यासीन मलिक ने उस समय वही पॉलिसी के तहत हाथ मिलाया था जो पॉलिसी अभी नवंबर 2020 में कविंद्र गुप्ता ने, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने 19 में ये बोला था कि हम आतंकवादियों से हाथ मिलाने को तैयार हैं, बशर्ते वो हथियार छोड़ दें। यही बात शाहनवाज हुसैन ने बोली थी 2020 में बीजेपी के, कि हम आतंकवादियों के साथ बातचीत को तैयार है, बशर्ते वो हथियार छोड़ दें। और यही बात सज्जाद लोन के साथ बीजेपी ने की थी, जिनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा किया था कि आप हथियार छोड़ दें। और यही बात यासीन मलिक ने तब की थी कि मैं हथियार छोड़ रहा हूं, गांधीवादी तरीके पर चलने को तैयार हूं, इसलिए क्योंकि आतंकवादियों के साथ लगातार, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, उनकी कोशिश रही है कि उनको हिंसा से दूर ले जाइए और मेन स्ट्रीम में लाइए। पूछिए आज बीजेपी ने सज्जाद लोन के साथ क्यों सरकार बनाने का दावा किया था? क्या सज्जाद लोग सेपरेटिस्ट नहीं है? क्या सज्जाद लोन का कोई हिंसा में हाथ नहीं है? क्या बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने यह बात नहीं बोली थी कि हम आतंकवादियों से बात करने को तैयार हैं, वो हथियार छोड़ दे? ठीक है, 4 मिनट हो गए, चलिए ठीक है, आपने रख ली बात, मैंने आपको रोका भी नहीं और आपने अब तक सबसे ज्यादा बोला, तो अब ये मत शिकायत कीजिएगा कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। तुहिन सिन्हा साहब, ठीक है, जो इन्होंने कहा उसका जो आप जवाब देंगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने इनसे भी पूछा और मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुख्य मुद्दा है कश्मीरी पंडित। अलग बात है कि आज फिल्म आ गई है इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके पुनर्वास की बात
चाहे वो नरसिम्हा राव सरकार हो या आगे की कोई और कांग्रेस की सरकार हो या फिर आप ही की सरकार हो, जिसको अब अच्छा लंबा वक्त हो चुका है, उस अहम मुद्दे, उस अहम बात का क्या? मैं आपका जवाब देता हूं। सबसे पहले एक छोटा सा मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं। देखिए, कांग्रेस टेररिज्म के ऊपर लेक्चर दे, ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। 2006 से 2001 जिसके प्रधानमंत्री शहीद हुए, जिसके अब सप्पल साहब उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शहीद हुए, जिनके कार्यकर्ता शहीद हुए। सप्पल साहब आपकी बात, एक मिनट सप्पल साहब, या तो मैं ऑडियो डाउन कर दूं, आपकी बात हम सब लोगों ने ध्यान से सुनी, क्योंकि ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका पर्पस टाइम वेस्ट करना है तो अलग बात है। बोलिए तुहिन साहब। 26/11 को जो ब्लास्ट हुआ था, मैं मुंबई में था। मैंने देखा है कि क्या हालत हो गई थी हर भारतवासी की जब कोई पाकिस्तानी, 6 पाकिस्तानी घुसते हैं और पूरे, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को टेररिज्म के ऊपर लेक्चर देना शोभा नहीं देता। देखिए, कश्मीर विवाद हमले मोदी जी के टाइम पे भी हुए हैं, 26 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उसकी भी बात कीजिए। अब इनका माइक थोड़ा शांत करिए ना, 5 मिनट बोलने के बाद फिर ये घुस जाते हैं बीच में। देखिए, क्योंकि आप गलत बात बोल रहे हैं। कांग्रेस, अरे कैसे गलत बात कर रहे हैं? सप्पल साहब पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए। देखिए, कश्मीर समस्या का संपूर्ण इलाज या संपूर्ण समाधान के लिए 2 बातें आवश्यक थी। एक तो अब्दुल्ला परिवार को हटाना था, वहां के मेनस्ट्रीम थे। 50 सालों से उन्होंने स्थिति को केवल और केवल बर्बाद किया था, और ये कांग्रेस को भी तब से पता था जब 2 बार, पहले इंदिरा गांधी, पहले नेहरू और उसके बाद इंदिरा गांधी ने सालों उनको अलग किया था। लेकिन क्या विचित्र कारण थी कि वापस वो बहाल करते थे। हमने उन्हें कश्मीर की राजनीति से अलग किया, उन्हें कोई मैंडेट नहीं था, वो केवल वहां की पावर हथिया कर अपने ओलिगार्की के तहत नुकसान कर रहे थे। दूसरी बात, आर्टिकल 370 और 35A को हटाना बहुत जरूरी था। हाँ, कश्मीर समुदाय, हिंदू समुदाय को वापस वहां बहाल करना वैली में बहुत जरूरी है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं थोड़ा विलंब हो रहा है काम में, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ये भी, जिस तरह से तारीख कब बताओगे पूछी जाती थी, आप पूछिए तारीख कब बताओगे, लेकिन आने वाले सालों में ये संभव करके हम दिखाएंगे। ये हमारा सपना है और ये होकर रहेगा। मैं इसका जवाब दे दूं? ठीक है, कुछ सेकंड में, क्विकली, कुछ सेकंड में। जी बोलिए। दो चीजें। एक तो बीजेपी लगातार ये झूठ फैलाती है कि मोदी जी के टाइम पे आतंकवाद नहीं हुआ। 26 बड़े हमले हुए हैं कश्मीर के इलाके में, 26 बड़े। गुरदासपुर हो, पठानकोट हो, पंपोर हो, उड़ी हो, बारामुल्ला हो, हंदवाड़ा हो, मतलब कितने 26 बड़े। आप ही मत बोलिए। दूसरी बात, एक मिनट, वो समय गोधरा में भी, गोधरा कांड में बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी गोधरा टाइम पे भी, सॉरी, बीजेपी की सरकार थी वहां पे, ठीक है ना। दूसरी बात देखिए, बार बार मैं बीजेपी के लोगों से आग्रह करता हूं, आपका इतिहास आतंकवादी को छोड़ने का है, कांग्रेस का उनसे लड़ने का है। आप फारूक अब्दुल्ला की बात कर दी, वाजपेयी की सरकार में किसने बनाया था, उनकी पार्टी को शामिल किया था, किसकी सरकार में मंत्री थे वो? नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ और रुबई और उनकी बेटी के साथ किसने सरकार बनाई? ठीक है, आपकी एक बात हो गई, ये बात बीजेपी ने बनाई थी। आप रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया। बिल्कुल, आई एग्री विद याना मीर। नहीं याना, ठीक है, नहीं सर, सप्पल साहब ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, उन्होंने आपका जवाब दे दिया। ये इसको हम राजनीतिक डिबेट नहीं बनाएंगे ना यहाँ से आगे। आज इस फिल्म के अटैक हुए हैं मोदी सरकार के ठीक है, बड़े अटैक, और मैंने ये बताया तक कि एनसी के साथ, याना मीर, पीडीपी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, मुद्दा बना के रख दिया है। 7 एक्सोडेसिस हुए मेरे पंडित भाइयों के, 7 जी। तो इसलिए तो उनको वापस ले जाने के लिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मनमोहन सिंह जी ने, तो बीजेपी शामिल नहीं हुई थी। और आपको जितना बोलना था, आपको इलेक्शन में बोलना था, वहां तो बोले नहीं, हार गए आप लोग। अभी टीवी पे जब हम अपना दर्द बांट रहे पंडितों के साथ, आपको यहाँ आके सियासत करनी है। सॉरी, मैं दर्द बांट रहा हूँ, सियासत आप कर रहे हैं। ना, मैं दर्द बांट रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वहां का दर्द क्या है। आप सियासत की बात मत बोलिए, सिर्फ इसलिए कि अगर आप गलत बयानी का जवाब दिया जाएगा तो सियासत मत बोलिए। सच ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, शुरुआत में बोले ना याना, हम आपको सुन रहे हैं। याना मीर बोलिए। I can't talk when somebody is going on like a loudspeaker यार। ठीक है, आपका ऑडियो अप है, बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि I even forgot my point right now. They talk so much purposely. This कांग्रेस का ये तरीका है, गोल गोल घुमा के, so that सामने वाला अपना पॉइंट ही भूल जाए। मैं इतना ही बोल रही हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि हमारा
काम था इनके साथ लड़ने का, अगर लड़ने का काम था तो आप इनसे हाथ नहीं मिला सकते। रीजन बीइंग के मैं आपको बता दूं, हाथ मिलाने का मतलब क्या होता है एक टेररिस्ट के साथ। इसका मतलब ये होता है कि ठीक है एक काम करते हैं, चलो हम भी मुसलमान हैं, एक काम करते हैं हम भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं, हम जाके किसी और शहर में टेररिज्म करते हैं, फिर मनमोहन सिंह आएंगे हमसे हाथ मिलाने के लिए, हमें पैसे दिए जाएंगे ताकि हम ये सब छोड़ के फिर हम सियासत करें, फिर हमें पैसे भी मिलेंगे, पावर भी मिलेगा। ये कांग्रेस ऐसे लड़ती है, कांग्रेस ऐसे लड़ती है। लेकिन मोदी जी की सरकार सीधे उठा के जेल में डालती है, मोदी जी की सरकार जेल में डालती है, कोई हाथ नहीं मिलाता किसी के साथ, एक मौका देती है फिर जेल में डालती है, एक मौका देती है फिर जेल में डालती है। ये बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना? तो आप ज्यादा बोलिए मत, आपकी पूरी सारी पॉलिसीज उल्टी हो गई हैं और हमारे यहाँ पे कश्मीरी भाई बनते जा रहे हैं। और आपने दुल्लत की बात की, दुल्लत की बात की, आप सुनिए, दुल्लत जहां भी जाते हैं वहीं पे आतंकवाद होता है। वो जब नो यू लिसन, कीप सम गट्स टू लिसन। मैं अभी छोड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू लीव दिस इफ यू कीप टॉकिंग। सपल साहब एक मिनट नहीं, यहाँ पे सारे लोग भी हैं, प्लीज प्लीज उनको भी बोलने दीजिए। आप सपल साहब का ऑडियो डाउन कीजिए या ना बोलिए। दुल्लत साहब जहां भी गए, दुल्लत साहब की बात करें, दुल्लत साहब तो जहां भी जाते थे वहीं आतंकवाद होता था, जब भी कश्मीर में आते थे तभी आतंकवाद होता था, जब वो पार्लियामेंट चले गए वहां भी पार्लियामेंट पे भी अटैक हो गया। आई डोंट नो व्हाट दुल्लत साहब वाज अप टू, व्हाई इज ही गिविंग दुल्लत साहब एग्जांपल। ये कोई लड़ना नहीं हुआ टेररिज्म से, जो ये लोग करते, ये लोग सिर्फ हाथ मिलाते थे और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री और बढ़ती जाती। ठीक है, मैं ठीक है, लेकिन आज जो हो रहा है, सुनिए, आज जो हो रहा है, टेरर फाइनेंसिंग पे शिकंजा कस लिया है गवर्नमेंट ने। आज क्यों नहीं होते स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स, नारेबाजी क्यों नहीं होती? क्योंकि शिकंजा कस लिया है, हवाला ट्रेडिंग, ये वो। आप मुझे बताइए, शेख अब्दुल्ला एक्सोडस के 2 दिन पहले ही क्यों रिजाइन करते हैं? क्यों? उनको पता था क्या कुछ होने वाला है? और फिर ये कहना कि तब तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी जब एक्सोडस हुआ था, 2 दिन हुए थे उनको रिजाइन होके। अगर आप किसी नए घर में जाते हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल थमा दी जाती है, इट्स ऑब्वियस वो इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां पहले से रहता था, उसने यूज किया होगा। जी जी, आपके पॉइंट्स हैं बिल्कुल। और यहाँ देख लूं उससे पहले कि कश्मीरी पंडितों को तो आप वहां पर कह रहे हैं कि वो भी जल्द होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो जो पूरा कश्मीर है जिसमें अब दोनों ही लोग हैं, वहां के मूल निवासी भी हैं जो मुसलमान हैं या पहले जो बहुसंख्यक थे, और अब कश्मीरी पंडित भी, तो लेकिन क्या हम वापस से एक यूनाइटेड कश्मीर जिसकी हम कल्पना करें, जहां पर सब एक साथ एक समान अधिकार के साथ रहेंगे, जो ये उठा भी रहे इरफान साहब ये बातचीत, तो वो आगे होता हुआ देखेंगे? क्या आपके प्रयास उस तरफ भी जाते हैं? स्वयं गुलमर्ग गया था अक्टूबर के अंत में, और एक नया कश्मीर जो है ना, उसकी कल्पना अब वो सिर्फ कल्पना नहीं रही है, एक बड़े पैमाने पर याना मीर हो गई है। कई ऐसे युवक हैं जो आज राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। आज उनको ये एहसास हो चुका है कि किस प्रकार पिछले 70 सालों में मूल अधिकारों में, मूल सुविधाओं से उनको वंचित किया गया था, और कहीं ना कहीं जो 2 परिवार कांग्रेस जो वहां पर शासन का कमान संभाल रही थी, वही एक टैसिट तरीके से सबवर्जन को फैला रही थी। तो आज वो जुड़ना चाहते हैं नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ, और मैं आशान्वित हूं कि जो इलेक्शंस होंगे वहां संविधान में किसी स्टेट को यूटी बनाया जाए, वहां पर उसके असेंबली से पूछा जाता है। आपने हमारे साथ किया और आप कहते हैं कि कश्मीर सुधर गए, कश्मीर में शांति मत करिए। देखिए 370 की बहस अलग है, उसमें जाएंगे तो फिर एक अलग से पूरा एपिसोड लगेगा, लेकिन अभी उनको उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, हमारे साथ अन्याय होता, हमारे साथ बहुत ज्यादा की है। मेरे जैसे लोग जो संविधान में यकीन रखते हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं। जी ठीक है, उसी सवाल भी वही था कि क्या हो रहा है जो सबको एक साथ लेकर आएगा। जी तुहिन पूरा कीजिए अपना जवाब। यकीन करते हैं तो विक्टिमहुड प्ले करना बंद करिए। जो आप 1-2 इंसिडेंट्स बताते हैं वो अपवाद हैं। भारतीय जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से ईमानदार रही है। अगर कोई गलत व्यक्ति को मारा गया है तो भारत ने कबूल किया है, ये ईमानदारी मानिए आप इस बात को। और अगर आप कहते हैं कि संविधान में यकीन करते हैं तो अपनी सोच को बदलिए, विक्टिमहुड प्ले करना बंद करिए। कश्मीर, आपने 3 शब्दों का जिक्र किया जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। आज हमने उसमें एक चौथा शब्द जोड़ा है, भारतीयत और हिंदुस्तानियत। और ये विलय जब तक संपूर्ण तरीके से नहीं होगा, आत्मा का मिलन नहीं होगा कश्मीरियत और हिंदुस्तानियत के बीच, ये जितनी बातें आप करते हैं स्टूडियो में, वो स्टूडियो तक सीमित हो जाएगी।
वाजपेयी। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस फिल्म तो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी बहस को जिसको हम बैठ के यहां पर कर रहे हैं उसको जरूर एक फिर से आबादी है कि आप कश्मीर के मुद्दे को कैसे टेकल करेंगे और अंत क्या है। अंत तो यही है ना कि वहां जो भी लोग रहते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हैं, और इतनी खूबसूरत जगह, हम वहां पे आगे बढ़ें, प्यार से रहें और सही तरीके से कहें। और जो पाकिस्तान या कोई भी देश बाहर से उसको हवा देने की कोशिश करता है, उसको हमें रोकना है। और डेफिनेटली उसके लिए एक बैलेंस सिचुएशन होनी चाहिए, और वो बैलेंस कैसे बैठेगा इसकी पिछले 50-60 साल से कोशिश की जा रही है। आगे क्या होता है वो देखेंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है द कश्मीर फाइल्स की, और इस पिक्चर के बहाने और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। कश्मीर जो कि एक बड़ा मुद्दा है, और वहां पर कश्मीरी पंडितों की बात, वहां की जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी बात, और डेफिनेटली इस फिल्म की भी बात। तो याना मुझे बताइए, और मैं सभी मेहमानों से चाहूंगा कि बातचीत के अंतिम दौर में तो अपने जवाब थोड़े छोटे रखेंगे। याना ये बताइए कि आज की तारीख में कश्मीर में क्या आप लोग तैयार हैं अपने इन्हीं पंडित भाइयों मित्रों को वापस वेलकम करने के लिए? जो हुआ वो 90s की बात है, लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है। मैं इरफान हफीज लोन जैसे आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट सर, एंड मैं इनको ये कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैदर जैसी भी फिल्में बनी हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म हुए हैं, जो जो उन्होंने तकलीफों का सामना किया उसको अच्छी तरह से दिखाया। इस मूवी को सारे हिंदुओं ने मिलके प्रेज किया, इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला है, डायरेक्टर को भी, एक्टर को भी और मूवी को भी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब इनके बारे में कोई मूवी बनती है पंडितों के बारे में, वी हैव टू बी ओपन हार्टेड एंड एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट इज। हम इसको डिफेंड करने में नहीं लग सकते। पहली बात तो मैं ये कहूंगी, दूसरी मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज मैं मुझे एक मिनट, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जी लेट मी कंप्लीट सर, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए। याना का ऑडियो प्लीज। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप पूछ रहे हैं आर बी रेडी? यस, आई एम श्योर कि सुशील पंडित साहब यहाँ है हमारे पैनल पे, ही इज अवेयर। यहाँ पे हम जब भी कोई किलिंग होती है, जैसे सुपिंदर कौर टीचर की हुई थी, बिंद्रू साहब की हुई थी, जिसको हम सब एक देवता मानते थे यहाँ पे, लिटरली वो ही वाज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, वो मेडिकेट 40 साल से यहाँ चलाते थे, वो नहीं निकले थे यहाँ से, वो फ्री में मेडिसिन बांटते थे ज़ईफ जो गरीब कश्मीरियों को। जी ठीक है, उनको जब जी क्विकली, क्योंकि मुझे तुरंत आगे गॉट योर पॉइंट याना। लेकिन सुशील साहब, जो याना कह रही हैं ये अपवाद स्वरूप है या वाकई वहां का माहौल बदला है? देखिए, माहौल कितना बदला है ये तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कुछ महीनों पहले जब हर रोज 2-2, 3-3 लोग चुन चुन के मारे जाते रहे, तो दिलबाग सिंह जो वहां के डीजीपी हैं कह रहे थे कि ये पुलिस हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती, ये कहने को वो मजबूर हुए थे। लेकिन हमको वापस धकेलने से पहले कृपया 2-3 बातों पर गौर कीजिए, और मैं बहुत छोटे में बताऊं आपको। पहली बात, हम कोई बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित नहीं है कि हमको पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ जमीन, कुछ मकान, कुछ धनराशि दे दी जाए, कोई नौकरी दे दी जाए। कृपया पहले हमें बताइए, दुनिया को बताइए और खुद को बताइए कि हमारे साथ हुआ क्या था। ये एक जातीय संहार था, एक जेनोसाइड था, इसको कबूलिए, इसको लीपापोती मत कीजिए। दूसरी बात, जो 32 सालों से पीड़ित आज तक न्याय की प्रतीक्षा में हैं, एक भी हत्या या बलात्कार पर मुकदमा नहीं चला है, किसी को सजा नहीं हुई है, कोई दोषी नहीं पाया गया है, बल्कि वो खुले घूम रहे हैं, आइकॉन्स बन गए हैं। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जैसे लोग हीरो बन गए हैं उस सोसाइटी में। या गिलानी जैसा आदमी 94 साल की उम्र में आराम से अपने बिस्तर पर सोता हुआ मरता है, जिसको फांसी लगनी चाहिए थी। न्याय चाहिए। और तीसरी बात, हमारे घरों पर, दुकानों पर, खेतों पर, बागानों पर, मंदिरों पर, शमशानों पर जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, हाथ डालकर पेट में से वापस निकालिए, क्योंकि जब तक इस तरह के फायदे लोगों के पास रहेंगे, दोबारा एक जातीय संहार करने का इंसेंटिव बना रहेगा, लालच बना रहेगा। वो वापस लीजिए सारी संपत्ति। और चौथी बात, हम अब उन मोहल्लों में रहने नहीं जाएंगे जहां हमारे कातिल हमारे पड़ोस में रहेंगे।
हमें कश्मीर में अपना हिस्सा चाहिए, कश्मीर का एक पॉलिटिकल डिवीजन होना चाहिए, हमारा समुदाय अब एक साथ रहेगा, बिखरा हुआ छितरा हुआ नहीं रहेगा और भेड़ बकरियों की तरह काटे जाने के लिए नहीं जाएगा। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए, अपना एक इलाका चाहिए, हम अपने समुदाय के रूप में वहां रहेंगे, हमें अपना पनून कश्मीर चाहिए। ठीक है, ये चार बातें आप गौर से सुनवा दीजिए सबको। नहीं सुन ली, वही होगी पहली शर्त हमारे वापस लौटने की। जी जी, तो तुहिन साहब 3-4 बातें इन्होंने कही, उसमें से एक ही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या गुनाहगारों को सजा मिले, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए यासीन मलिक और बिट्टा कराटे जो है इस वक्त जेल में है और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके खिलाफ दोबारा से केसेस शुरू होंगे और फांसी की सजा उनको मिलेगी। एक समय था आज से 10 साल 15 साल पूर्व जब हम एक दूसरी दिशा में पड़ गए थे। जब मणिशंकर अय्यर जाते थे कश्मीर में तो सबसे पहले वो सैयद अहमद गिलानी के घर जाते थे। जब यासीन मलिक आता था दिल्ली तो सबसे पहले उसका लुटियंस दिल्ली में स्वागत होता था। तो आज वहां से पिछले 10 सालों में हम यहां पहुंच गए कि वो दोनों जेल के अंदर हैं, उनके खिलाफ केसेस जो रिवाइव हो गए और मैं आशान्वित हूं कि एक ना एक दिन उन्हें फांसी की सजा भी जरूर मिलेगी। आप ये सोचिए कि 1992 में हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट बीजेपी की मुरली मनोहर जोशी ने पूरे राष्ट्र में एक आंदोलन किया था वहां कश्मीर में झंडा लहराने के लिए। आज 15 अगस्त को पूरा कश्मीर जो है आज वो स्थिति आ रहा है कि जब एक स्वर में एक होकर 15 अगस्त सेलिब्रेट करता है। तो हम बहुत चेंज आ चुका है और मेरे ख्याल से इलेक्शन जब भी होते हैं साल के अंत में हो या थोड़े उसके बाद हो, एक नया कश्मीर पूर्ण तौर पर पूरे विश्व के सामने विजिबल होगा। जी, तो सपल साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है देश का जिसमें मुझे लगता है कि आपस में आरोप प्रत्यारोप, इसने ये किया उसने वो किया, पुराना इतिहास, उसकी बजाय अब जो आज का वक्त है सभी को चाहे और उसमें खास तौर पर राजनीतिक पार्टियां, उनको एक मंच पे एक राय के साथ आगे आना चाहिए। देखिए, मैं भी आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूं। जब भी हम कश्मीर की बात करेंगे तथ्यों पे करेंगे। 2003-4 के अंदर जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कश्मीर के अंदर हर साल 2500 कैजुअलिटीज हो रही थी, 2500 हर साल। मनमोहन सिंह जी ने जो काम किया था उसके बाद 2014 आते आते वो 125 पे रह गई थी। 2011, 12, 13, 14 के अंदर एक साल छोड़ दीजिए जब वहां गोलीकांड हुआ था, भारत का टूरिस्ट कश्मीर में जाने लगा था। आपके हमारे बहुत सारे दोस्तों के फेसबुक पे फोटोग्राफ्स हैं, वहां पे टूरिज्म बढ़ गया था, वहां पे शांति थी, 125 तक कैजुअलिटीज आ गई थी। पिछले 8 साल के अंदर कैजुअलिटीज वापस 450 तक पहुंच गई है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं तो एक मिनट साहब, जो नहीं यहाँ में कैसे पहुंच गई? क्या मतलब वहां पर सेना ढंग से काम नहीं कर रही, पुलिस ढंग से नहीं, तो क्यों पहुंच गई? जो जिस तरह की हैंडलिंग हुई है कश्मीर की पिछले 8 साल में, उसकी वजह से पहुंची है। और ये बात तो सच है ना कि आज 3 साल हो गए वहां पे अमरनाथ की यात्रा नहीं हो रही है, जो आतंकवाद के हर वर्ष में होती रही। जब बहुत ज्यादा आतंकवाद था तब भी वहां यात्रा नहीं रुकी थी। इस देश के अंदर मानसरोवर की यात्रा नहीं। आपने कह दिया, याना भी कुछ कहना चाह रहे, क्विकली याना। नहीं, मेरे को पूरी बात है। हाँ, तो मैं उसका जवाब तो लूं। आप मेरी बात पूरी हो रही है, याना से सुनवाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनके सवालों पे। मेरा सवाल ये है, वो कह रही कि आंकड़े आप कहां से लाए, वो आपसे सहमत नहीं है। ये आंकड़े मैं आपकी वेबसाइट पे डाल दूंगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े हैं, अमित शाह जी की मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं, ऑफिशियल एनुअल बुक से बोल रहा हूं मैं, होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट से बोल रहा हूं मैं। आंकड़े गलत नहीं बोलता याना जी, आप परेशान मत होइए। मैं होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट से बोलता हूं, अमित शाह जी उसके मंत्री हैं। तो एक चिल्लाइए मत। आप मेरे को कह रहे थे आप क्यों नहीं? अच्छा, दूसरी बात, वरुण जी इनको चुप कीजिए ना। नहीं, एक मिनट। तीसरी बात, अभी देखिए याना जी, एक मिनट उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, समय मेरे पास कम रह गया। कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। याना जी, एक मिनट। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई अधिकारी, कोई मंत्री मेरे डेटा को गलत बोले, चैलेंज करता हूं। मैं होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट पोस्ट करूंगा, आप ही के ट्विटर हैंडल पे करूंगा, सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पे करूंगा रिपोर्ट। दूसरी बात, अरे आप ठीक है याना जी, उनको बोलने दीजिए, ठीक है, आप चिल्लाइए मत। और इसके बाद जहां तक बात है जो राहुल जी ने बोला है ना,
बात ये है कि 10 साल चली गई थी जो याना जी, एक मिनट, याना जी मेरे पास समय समाप्त हो गया, 1 मिनट उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। आंकड़े सुनते ही आपको परेशानी हो गई। इस देश के अंदर सच्चाई है ना कि टूरिज्म बढ़ा था 12-13-14 में। इस देश के अंदर सच्चाई है कि नहीं है? इस देश के अंदर टूरिज्म वहां पे कॉमन हुआ था, वहां पे इंडस्ट्रियल अरे आप अपने दोस्त याना जी चुप हो जाइए, आप मत चिल्लाइए, प्रोपेगेंडा मत करो आप, प्रोपेगेंडा मत चले, क्योंकि अब मुझे लग रहा है यहाँ से हम कहीं जा नहीं रहे। तो लास्ट कमेंट आप कुछ कंक्लूड करने जाएंगे, क्योंकि सप्पल साहब कह रहे हैं कि उनके पास कुछ आंकड़े जो वो आप ही से लेकर आए। मैं बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आंकड़े दे रहा हूं। ठीक है, तो इन साहब अलग के नहीं दे रहा हूं। देखिए, ये आंकड़े जो है ना, अगर मान लीजिए एक पल के लिए, मैंने वो आंकड़े, उनके पास कौन से आंकड़े मैंने देखे नहीं, लेकिन एक पल के लिए मान लीजिए कि अगर उनके आंकड़े सही भी है ना, तो वो कुछ इंडिकेट नहीं करते हैं। अगर हमने संकल्प लिया है कि टेररिज्म को जड़ से उखाड़ना है, तो हो सकता है 1-2 साल 100 लोग ज्यादा मारे जाए, 100 टेररिस्ट ज्यादा मारे जाए, इससे कोई इंडिकेशन नहीं होता है। इन्होंने तो दोस्ती कर रखी थी। 10 साल मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 4241 टेररिस्ट मारे गए थे, आपके 8 साल में 14 कम लोग मारे गए। टेररिज्म को अगर जड़ से मनमोहन सिंह जी के टाइम, देखिए सप्पल साहब, ये तो है कि अब आंकड़े में कौन मरा है कौन नहीं मरा है ये अंदर जाके देखना पड़ेगा, लेकिन घाटी में क्या हुआ है, क्या हालात पहले से बेहतर हुए हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं, वहां पर नया स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की बातें हो रही हैं, रियल एस्टेट को नए तरीके से सजाने की बातें हो रही हैं। सप्पल साहब, आज मोदी जी की सरकार है, वो जो अपने तरीके से आगे बढ़े, हम तो खिलाफ नहीं खड़े हैं। हमारा तो केवल ये कहना है, जब आप ये कहते हैं कि पिछले उसके पहले के 10 सालों में जो सुरक्षा कर्मी लड़े, जो फौज के लोग लड़े, जो पब्लिक लड़ी, उसको अब नकार देंगे? नहीं, नकार कोई नहीं रहा। देखिए सारा मेरे पास समय समाप्त हो गया। बात ये थी कि एक पिक्चर आती है और उस पर विवाद होता है कि आधा सच है, आधा झूठ है, आधा ये है। मैं कह रहा हूं पिक्चर एक तरफ है, लेकिन उसने अगर कोई चीज वापस से लाके पटल पे रखी है तो हमें उसके एक बड़े समाधान की तरफ चलना चाहिए। सारे अपने ही लोग हैं और भारत में जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। अब उसको अभिन्न अंग रखने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए मुझे लगता है आप सबको एक साथ काम करना चाहिए, ये चीजें हटा के, और वो चीज तभी हो पाएगी। नहीं तो फिर हम 10 साल बाद भी इसी जगह बैठ के यही बहस करेंगे जब हम सब एक दूसरे को आंकड़े गिनवाएंगे। क्योंकि समय पूरी तरह समाप्त हो गया, इसलिए आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।